अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलाश फैस अकेडमी। आज हम लोग कवर करने वाले हैं फर्स्ट डे का लेक्चर। और फर्स्ट डे के लेक्चर में हम लोग आज स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 9, द नेचर ऑफ लाइट। और आज का हमारा जो लेक्चर है, जो हमारा टॉपिक है आज का, वो बिल्कुल इंट्रोडक्टरी टॉपिक है इस चैप्टर का, और वो है द नेचर ऑफ लाइट। एक्चुअली आज हम लोग नेचर ऑफ लाइट को ही स्टडी करने वाले हैं, सो कीप वॉचिंग। तो देखो, मुख्तलिफ वक्तों में लाइट के नेचर के हवाले से बहुत ज़्यादा बहस मुबाहिसा रहा है, ठीक है ना। अलग अलग साइंटिस्ट, अलग अलग ग्रुप्स जो है साइंटिस्ट के, वो डिफरेंट नेचर्स को प्रिडिक्ट करते रहे। जिनमें से जो कॉमन सबसे ज़्यादा दो लोगों के दरमियान में या दो थ्योरीज के दरमियान में जंग रही है, वह है न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी, और दूसरी है क्रिश्चियन ह्यूजिन की वेव थ्योरी ऑफ लाइट। ठीक है, एक पूरा ग्रुप था जो इस बात पे एग्री करता था कि लाइट कंसिस्ट करती है पार्टिकल नेचर पे, और जो दूसरा ग्रुप था वो मानता था कि लाइट है एक्चुअली फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और वो ट्रेवल करती है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन फॉर्म ऑफ वेव। ठीक है, दोनों के पास ही अपने अपने लिए कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे, और दोनों के ही कुछ ना कुछ वीक पॉइंट्स भी थे, जो कि हम बताते हैं इसी लेक्चर के अंदर। तो देखो, सबसे पहले नज़र डालते हैं कि पार्टिकल नेचर के बारे में लोगों का क्या क्या कहना था। तो देखो, सबसे जो बड़ा नाम आता है कॉर्पस्कुलर थ्योरी के अंदर, यानी कि पार्टिकल नेचर थ्योरी के अंदर, वो है न्यूटन का। न्यूटन का मानना यह था कि लाइट कंसिस्ट करती है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स पे, और वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उनको नाम दिया गया था कॉर्पस्क्यूल। ठीक है ना, तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, और लाइट जो है वो उन पार्टिकल्स की फॉर्म में ट्रेवल करती है। और बात यह है कि उसने अपनी इस थ्योरी से रिफ्लेक्शन को बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करा, कि जिस तरीके से एक बॉल दीवार से टकरा कर वापस आती है, रिफ्लेक्ट करती है, सेम एज इट इज़ जो लाइट के पार्टिकल्स हैं वो भी टकरा कर वापस आते हैं। फिर ट्रांसमिशन को भी बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करा। और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो कि मिसिंग था वेव थ्योरी के पास। इनके पास ये पॉइंट था कि क्योंकि सन और स्टार से लेकर अर्थ तक कोई मीडियम नहीं है, ठीक है ना, वैक्यूम है, तो अगर लाइट जो है वो एनर्जी है तो वो कैसे ट्रैवल कर सकती है। ठीक है, तो यकीनन वो पार्टिकल होगा तभी वो उस वैक्यूम से ट्रैवल कर सकता है। ठीक है ना, तो भाई वो उसने ट्रांसमिशन को एक्सप्लेन करा, फॉर्मेशन ऑफ शेडो को एक्सप्लेन करा, उसने रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन करा, ट्रैवलिंग थ्रू वैक्यूम को एक्सप्लेन करा। और एक और पॉइंट था जो कि उस वक्त कहा जाता था कि भाई जो लाइट है उसकी स्पीड मटेरियल में ज़्यादा होती है, यानी कि वो एयर से उतना तेज़ ट्रैवल नहीं करती है जितना कि मटेरियल से ट्रैवल करती है। तो वो इस वजह से, क्योंकि न्यूटन का ऐसा कहना था कि जो पार्टिकल्स हैं मीडियम के, वो अट्रैक्ट करते हैं उन कॉर्पस्क्यूल्स को, तो वो स्पीड बढ़ा लेते हैं। यानी कि न्यूटन का ऐसा मानना था कि स्पीड ऑफ लाइट एयर में कम है और डिफरेंट मटेरियल्स में ज़्यादा है। और क्योंकि उस वक्त कोई प्रैक्टिकल एविडेंस नहीं था, स्पीड ऑफ लाइट को मेजर नहीं किया जाता था, तो सभी ऐसे इस बात पर एग्री करते थे कि हाँ भाई, ये बात सही है कि लाइट का जो है वो एयर के अंदर स्पीड कम है और डिफरेंट मटेरियल्स के अंदर स्पीड ज़्यादा है। अब देख लेते हैं कि कौन कौन से पॉइंट हैं जो कि वेव थ्योरी के फेवर में थे। तो देखो, वेव थ्योरी के मुताबिक लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और वो ट्रैवल करती है इन फॉर्म ऑफ वेव। ठीक है, तो बड़े अच्छे तरीके से वेव थ्योरी ऑफ लाइट ने एक्सप्लेन किया कि भाई लाइट जो है वो वेव है। ठीक है, इसी वजह से वो रिफ्रैक्शन कर सकती है। ठीक है ना, इससे पहले कॉर्पस्कुलर थ्योरी जो है वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को, द बेंडिंग ऑफ लाइट को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। ठीक है, लेकिन फिर वही बात है, दूसरी बात ये कि न्यूटन से पहले भी, इब्नुल हैथम का जब ज़माना था, उस वक्त भी लोग लाइट को एनर्जी के तौर पे ट्रीट करते थे। ठीक है, लेकिन अब बात सारी ये है कि एक बात तो आ गई है सामने। हाइजन ने कहा कि भाई, बात यह है कि लाइट वेव की फॉर्म में ट्रेवल कर रही है, बट मेजॉरिटी जो है वो जाहिर सी बात है न्यूटन के फेवर में ही थे। अच्छा, न्यूटन के पास भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट थे। सबसे पहली बात, अगर लाइट वेव है तो वो क्यों नहीं ट्रैवल कर तो वो कैसे ट्रैवल कर जाती है स्पेस से, ठीक है ना, बिना किसी मीडियम के कैसे ट्रैवल कर रही है, बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। दूसरा पॉइंट ये था कि डिफरेंट वेव, यानी कि जैसे कि साउंड वेव है, जैसे कि वाटर वेव्स हैं, वो बेंड करती हैं अराउंड ऑब्स्टेकल, तो लाइट क्यों नहीं बेंड करती अराउंड ऑब्स्टेकल। और दूसरी बात ये है कि वेव थ्योरी तो ये सजेस्ट करती है कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो उसमें वैक्यूम में और एयर में ज़्यादा है और मटेरियल नेचर में कम है। हालांकि न्यूटन इसका अपोजिट मानता था। ठीक है ना, तो ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट, समझ लो एक जंग की सूरत हाल थी, कि लोग जो है कुछ न्यूटन की उसमें एग्री करते हैं फेवर में, और कुछ जो है वो है इन फेवर ऑफ हाइजिन।
अब देख लेते हैं कि डिस्कशन और आगे कहाँ तक गई। तो देखो वेव नेचर के बारे में एक और बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट आया और वो थॉमस यंग का था, एक अमेरिकन साइंटिस्ट का, जिसने साबित करा कि लाइट जो है वो इंटरफेरेंस करती है, डिफ्रैक्शन करती है, तो इसका मतलब ये है कि वो वेव नेचर रखती है। ठीक है, और अगर उस वक्त न्यूटन जिंदा होता तो वो भी इस बात से एग्री करता कि बड़ा ही अच्छा एक्सपेरिमेंट करा था थॉमस यंग ने। बट अनफॉर्चुनेटली न्यूटन उस वक्त जिंदा नहीं था, और जो उसको सपोर्ट करने वाले थे, जो उसके सपोर्टर्स थे, बाद में उन्होंने बिल्कुल थॉमस यंग की बात को मतलब बिल्कुल ही उन्होंने उसको जो है वो नकार दिया था, और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, जो न्यूटन ने कहा कॉर्पस्कुलर के बारे में वो बिल्कुल बात सही है। लेकिन खैर आगे चल के 1880 तक लोग इस बात पर एग्री करने लगे थे कि लाइट जो है वो वेव नेचर रखती है। ठीक है, लेकिन फिर वही बात आ गई कि कैसे ट्रेवल कर सकती है थ्रू वैक्यूम, और फिर बहुत सारे जो पॉइंट्स मैंने इससे पहले बताए। तो थोड़ा सा और फिर हिस्ट्री को आगे बढ़ाते हैं। देखो ऐसा हुआ कि पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक रूल है जो कि आप स्टडी करोगे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर, जिसको सिंप्लीफाई मैं ऐसे कर रहा हूँ कि चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है मैग्नेटिक फील्ड, और चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि हम ये कहते हैं कि अगर लगातार टाइम के लिहाज से इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होती रहे तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती रहती है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती रहे तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती रहती है, और दोनों एक दूसरे को प्रोड्यूस करते रहते हैं, प्रोपोगेट करवाते रहते हैं, और इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। और क्योंकि वो ट्रेवल करती है तो उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बोलते हैं। ठीक है ना। तो अब इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का लाइट से क्या ताल्लुक है, इस बात को समझ लो। तो देखो ये काम किया मैक्सवेल ने। मैक्सवेल ने क्या स्टडी करा, मैक्सवेल ने स्टडी करा कि भाई बात यह है कि क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टर्ब के चेंज होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करती है, तो दोनों एक दूसरे को प्रोड्यूस करवाते 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 ट्रेवल करते हैं, जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। ठीक है, तो मैक्सवेल का ये कहना था कि लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यानी कि वो वेव नेचर के फेवर में तो है, लेकिन वो ये कह रहा है कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है, तो लाइट कैन ट्रेवल थ्रू मीडियम, तो विदाउट एनी मीडियम, ठीक है ना, बिना किसी मीडियम के लाइट ट्रेवल कर सकती है। तो भाई बात यह है कि एक और पॉइंट आ गया है इन फेवर ऑफ वेव थ्योरी। बट थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो 1921 में आते हैं। ठीक है, जब डिस्कवर हुआ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये एक इफेक्ट था जो कि बेसिकली अभी हमारा टॉपिक नहीं है, सेकेंड ईयर में आप लोग जाके पढ़ोगे, लेकिन उस इफेक्ट की सही एक्सप्लेनेशन वेव थ्योरी से नहीं आई। उसके लिए आइंस्टाइन ने कंसिडर किया थोड़ा सा पार्टिकल नेचर को। किस तरीके से, उसने कहा कि लाइट ट्रेवल करती है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट्स, और जिसके लिए उसने हेल्प ली मैक्स प्लैंक की, प्लैंक्स लॉ की, जिसके मुताबिक ई बराबर होता है एच एफ या एच न्यू के, यानी कि प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी। तो कहने का मतलब ये है कि जब लाइट ट्रेवल करती है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर तो वो करती है इन फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट्स। ठीक है, तो वो जो पैकेट्स है तो इसका मतलब उसमें मैटर नेचर भी आ रहा है। ठीक है जी। अच्छा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की एक्सप्लेनेशन के साथ साथ आइंस्टाइन का मानना हो गया कि अच्छा वो फोटॉन्स यानी कि पैकेट्स की फॉर्म में ट्रैवल करती है। और फिर 1921 के अंदर ही कॉम्पटन्स इफेक्ट, एक इफेक्ट आया, वो भी सेकेंड ईयर के अंदर आप लोग स्टडी करोगे, उसने भी सपोर्ट करा कि पार्टिकल नेचर है। ठीक है, उसके बाद फिर मिलिकन का एक्सपेरिमेंट था जिसके लिए उसको नोबेल प्राइज मिला 1923 में। उसने भी ये बात साबित करी कि भाई बात ये है कि वो पार्टिकल नेचर रखती है, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो एक्सप्लेनेशन थी वो साबित हो गई थी। ठीक है जी। तो अब फिर वही बात है, हम वहीं पर ही आके अटक गए कि भाई वो वेव नेचर है, जैसा कि हाइजन ने कहा था, जैसा कि थॉमस यंग कह रहा था, जैसे कि पुराने साइंटिस्ट सोचा करते थे, इब्नुल हैथम वगैरह, या फिर वो पार्टिकल नेचर है जैसे कि न्यूटन ने कहा, जैसे कि आइंस्टाइन सजेस्ट कर रहा है, जैसे कि कॉम्पटन सजेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या कहें, किस रिजल्ट पे पहुंचेंगे। तो बात यह है कि समराइज कर देते हैं। देखो बात यह है कि लाइट जब रिफ्लेक्शन करती है, जब रिफ्रैक्शन कर रही है, तो वो वेव नेचर पे ही अमल कर रही है। ठीक है, यानी कि वो शो कर रही है वेव नेचर। और लाइट जब कॉम्पटन इफेक्ट शो कर रही है, जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो कर रही है, तो वो पार्टिकल नेचर शो कर रही है। तो फिर आखिर नेचर है क्या। तो देखो सही आंसर ये है कि लाइट हैज अ डुअल नेचर। लाइट का जो नेचर है वो डुअल नेचर है, दोनों नेचर है उसके। वो कभी एनर्जी की तरह से यानी कि वेव की तरह से बिहेव करती है, और कभी पार्टिकल की तरह से बिहेव करती है। तो अगर अब आपसे कोई पूछे या फिर आप किसी को बताओ कि व्हाट इज द नेचर ऑफ लाइट, तो याद रखो लाइट हैज अ डुअल नेचर। इट कैन बिहेव लाइक एनर्जी, it can behave like a wave, and it can also behave like
पार्टिकल्स। सो आई होप इस डिस्कशन से आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि कौन कौन से स्ट्रॉन्ग पॉइंट थे दोनों साइड्स के, और बिल्कुल अब पता होगा कि लाइट हैज़ अ डुअल नेचर। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी बात पूछनी है तो लिखिए कमेंट सेक्शन के अंदर, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करूंगा। इस लेक्चर के लिए इतना ही है, अगले लेक्चर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।